गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, इंसान अपनी मेहनत और लगन के बल पर सब कुछ हासिल कर सकता है और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मनोहर एक मामूली किसान है। उसके पास मुश्किल से थोड़ी सी खेती के लिए ज़मीन है, जिसके ऊपर खेती करके वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालता है। पर गुजारा चलाने के लिए मनोहर ने एक रिक्शा खरीद लिया, जिसके लिए वो काफ़ी दिनों से मजदूरी कर रहा था और किसी तरह उसने पैसे बचाए ताकि वो रिक्शा खरीद सके। अब मनोहर रिक्शा चलाने लगा और उससे जो भी पैसा मिलता उसमें वो किसी तरह से गुजारा चलाने लगा। लेकिन अधिकांश पैसा मनोहर की माँ की बीमारी में लग जाता। फिर भी मनोहर की इच्छा थी कि उसके दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, इसीलिए उसने अपने दोनों बच्चों को गांव के प्राइमरी स्कूल में डलवा दिया। अब सब कुछ सामान्य चल रहा था। मनोहर के बच्चों ने 5वीं कक्षा पास कर ली। अब उनको किसी ऐसे स्कूल में डालना था जहाँ पर उनकी आगे की पढ़ाई अच्छी प्रकार से हो सके। पर साध संगत जी, मनोहर ये नहीं चाहता था कि उसके बच्चे बड़े होकर उसकी तरह ही किसी की मजदूरी करें या रिक्शा चलाएं। इसीलिए वो गांव से थोड़ा दूर एक राजकीय इंटर कॉलेज में अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहता था। लेकिन इसके लिए मनोहर के पास पैसे नहीं थे। इसीलिए मनोहर परेशान रहने लगा। अब वो देर रात तक रिक्शा चलाने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवारी मिले और उसकी अच्छी कमाई हो सके, जिसके कारण वो देर रात घर पर आने लगा। एक दिन सवारी ढोते ढोते काफ़ी देर हो गई और वो आधी रात को घर पहुंचा। घर पहुंचने पर मनोहर की पत्नी ने पूछा कि आप आजकल काफ़ी देर से क्यों आते हैं। तब मनोहर ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों का एडमिशन अपनी गांव के बगल में वो जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसमें करवा दूं, जिसके लिए मुझे करीब 5,000 रुपये चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मनोहर की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अब इस बात पर मनोहर को गुस्सा आ गया और मनोहर की पत्नी उसको क्रोधित देखकर अपने गहने लेकर आई और बोली कि कल इन्हें ले जाकर बेच दो और इन पैसों से बच्चों का एडमिशन करवा लो। अपनी पत्नी के हाथों में गहने देखकर मनोहर का गुस्सा खत्म हो गया और उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। अपनी पत्नी को अच्छा कहकर वो सोने के लिए चारपाई पर लेट गया। अगले दिन सुबह जैसे ही वो रिक्शा घर से लेकर बाहर जाने लगा, तभी मनोहर की नज़र अपनी ओर आते हुए एक रिश्तेदार पर पड़ गई, जो कि एक विद्यालय में अध्यापक थे। मनोहर अपने रिश्तेदार को देखते ही रुक गया। मनोहर के रिश्तेदार ने पूछा कि कैसे हो तुम और इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो। तब मनोहर ने कहा कि मैं ठीक हूँ साहब, आप अचानक से इधर कैसे आ गए। तब उन्होंने बताया कि बस मैं ऐसे ही जा रहा था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तब मनोहर ने अपने दोनों बेटों को, राम और मोहन को बुलाया। दोनों बेटों ने आकर बड़े ही इज्जत के साथ अध्यापक के पैरों को छुआ। तब अध्यापक ने उन दोनों से पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तब दोनों भाई एक साथ बोले कि हम दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। साथ संगत जी, मनोहर उत्साहित होकर उन अध्यापक से कहने लगा कि साहब, मेरे दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनका दाखिला अपने गांव के बगल में जो कॉलेज है उसमें करवा दूँ। लेकिन ये कहकर मनोहर चुप हो गया। तब अध्यापक ने पूछा तो फिर क्या हुआ। इसी बीच मनोहर की पत्नी ने कहा कि साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं, इतने पैसे नहीं हैं कि इनका दाखिला उस स्कूल में से तुरंत कॉलेज में करवा दिया जाए। अब उन दोनों की इतनी बात को सुनकर उनके रिश्तेदार ने, जो कि एक अध्यापक थे, उन्होंने उन दोनों से कहा
कि इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताई। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों का दाखिला करवा दूंगा, और वो भी बिना पैसों के। मनोहर और उसकी पत्नी बड़ी हैरानी से अध्यापक के मुख की ओर देखने लगे। साध संगत जी, अध्यापक ने बताया कि एक नवोदय विद्यालय का फार्म निकला हुआ है। तुम्हारे बच्चे उस फार्म को भर देंगे। उसके बाद इन दोनों की परीक्षा ली जाएगी, और अगर वो परीक्षा में पास हो जाएंगे तो 12वीं कक्षा तक उनकी पढ़ाई का एक भी पैसा मनोहर को नहीं देना पड़ेगा। ये सुनकर मनोहर बहुत खुश हुआ। अब अध्यापक ने राम और मोहन को समझाया कि वो किस तरह से परीक्षा की तैयारी करें। दोनों ने उनकी बात मानी और कड़ी मेहनत करके नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास कर ली, और इस तरह से उनका दाखिला नवोदय विद्यालय में हो गया। जब दोनों बच्चों का नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिल गया तो मनोहर खुद ही अध्यापक के घर मिठाई लेकर उन्हें खुशखबरी देने के लिए गया। उनके घर पहुंचकर मनोहर ने उनसे कहा कि साहब, आपकी प्रेरणा से हमारे दोनों बच्चे नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा गए हैं। ये सुनकर अध्यापक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने मनोहर को गले से लगा लिया। अध्यापक ने कहा कि देखो, तुम्हारे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, बस तुम उनका ख्याल रखना। अब मनोहर के दोनों बेटे विद्यालय में रहकर खूब मेहनत करने लगे, और हर वर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हुए 12वीं कक्षा तक पहुंच गए। साथ संगत जी, सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक बार राम और मोहन गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने गांव में आ गए। उन्हें गांव में आए हुए कई दिन बीत गए, और अब छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। जब एक दिन शेष रह गया तो दोनों जिद करके मनोहर को उस दिन रिक्शा चलाने के लिए नहीं जाने देना चाहती थी। दोनों बच्चे अक्सर अपने पिता से कहते थे कि वो रिक्शा चलाना बंद कर दे, लेकिन उनके पिता कहते थे कि जब तक तुम पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाओगे तब तक ये रिक्शा चलता रहेगा। अपने पिता को इतनी मेहनत करते देखकर राम और मोहन के मन में भाव आता कि उनके पिताजी उन दोनों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इस भाव के आते ही उनके अंदर एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार होता था, और वो खूब मेहनत करके अपनी पढ़ाई करते हुए ये सोचते थे कि वो दोनों एक न एक दिन अपने पिता का रिक्शा चलवाना बंद करवा देंगे, और इसके साथ साथ अपने माता पिता को गरीबी के दलदल से निकालने का प्रयास भी वो ही करेंगे। और ये एक ही रास्ता बचता है, जो है उनकी पढ़ाई। लेकिन आज तबीयत खराब होने की वजह से मनोहर रिक्शा चलाने नहीं गया। वो घर पर बैठकर बच्चों से बातें करने लगा। तभी बाहर से एक तेज आवाज़ आई, कोई मनोहर को बुला रहा था। मनोहर तेजी से बाहर आया तो उसने देखा कि गांव के प्रधान ठाकुर साहब खड़े थे। मनोहर ने हाथ जोड़ते हुए उनसे पूछा कि क्या बात है ठाकुर साहब। प्रधान ने कहा कि चल मुझे बाजार पहुंचा दे। मनोहर ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ठाकुर साहब, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब ठाकुर साहब को ये उम्मीद नहीं थी कि मनोहर उन्हें मना कर देगा। उन्हें लगा कि मनोहर बहाना बना रहा है। ठाकुर ने फिर से चलने के लिए कहा, लेकिन मनोहर ने कहा कि नहीं साहब, मैं आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, आप चले जाइए, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं आ पाऊँगा। ये सुनकर ठाकुर साहब अपना आपा खो बैठे, और वो गुस्से में बोलने लगे कि जल्दी चलो। तब तक मनोहर के दोनों बेटे भी बाहर आ गए। इसी बीच राम कहने लगा कि पापा की तबीयत खराब है। अब मनोहर के बेटे की बात सुनते ही ठाकुर साहब का गुस्सा और बढ़ गया, और उन्होंने मनोहर के बेटे को बहुत बुरा भला कहा। अब ठाकुर के अपशब्द सुनकर मनोहर के बेटे तिलमिला उठे, और राम बहुत तेज आवाज में ठाकुर जी से बोला कि आप गलत क्यों बोल रहे हो, ठीक से बात करिए। साथ संगत जी, इस बात पर ठाकुर ने एक जोर का तमाचा राम के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अब मनोहर ने मामले की गंभीरता को समझा और अपने बेटे को उठाते हुए कहने लगा कि ठाकुर साहब, मेरा बेटा अभी नादान है, आप गुस्सा मत करिए, मैं जल्दी से रिक्शा निकालता हूँ, आप तुरंत चलिए। गलती मुझसे हुई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर मनोहर तुरंत रिक्शा निकाल कर ले आया।
ये देखकर ठाकुर का गुस्सा शांत हो गया। अब मनोहर बिना किसी से कुछ कहे रिक्शा निकालकर ठाकुर साहब को उसमें बिठाकर वहाँ से चल दिया। मनोहर के जाने के बाद राम को बहुत गुस्सा आया। उसे अपने पिता से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ठाकुर का साथ देंगे। इसीलिए राम गुस्से में बुरा भला बोलने लगा। किसी तरह से उसके गुस्से को उसकी माँ और उसके भाई ने मिलकर शांत करवाया। शाम को जैसे ही राम ने अपने पिता मनोहर को देखा तो उसे सुबह वाली घटना याद आ गई। वो अपने पिता को देखते ही गुस्से से बोला कि आ गए आप ठाकुर को घुमाकर। मनोहर शांत रहा। वो समझ गया था कि इस समय बेटे के आगे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मनोहर शांत ही रहा। तेज आवाज में चिल्लाते हुए राम अपने पिता से बात कहने लगा। बड़े शांत भाव से मनोहर ने कहा कि अभी जाने दो, उस बात को तुम भूल जाओ। कल तुम लोगों को स्कूल जाना है, तुम उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर राम का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि उसके पिता उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो गुस्से के मारे कांपने लगा। तब राम ने अपने पिता से कहा कि कैसे पिता हैं आप? एक व्यक्ति जिसने आपके बेटे को मारा और आप उसे घुमाने के लिए लेकर चले गए। तब मनोहर ने कहा कि बेटा, वो बड़े लोग हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। राम ने अपने पिता से कहा, तो इस बात का क्या मतलब? अगर बड़े लोग हैं तो क्या हम सब कुछ चुपचाप सहन कर लें? मनोहर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मनोहर ने अपने बेटों को पूछा कि क्या तुम लोग कुछ करना चाहते हो? क्या तुम लोग इस अपमान का बदला लेना चाहते हो? पहले मुझसे वादा करो कि तुम दोनों इस अपमान का बदला ज़रूर लोगे। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा कि ज़रूर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तब मनोहर ने कहा, सुनो, जब उस ठाकुर ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तब उसने तुम्हें नहीं, मेरी गरीबी पर हाथ उठाया था। मैं कैसे समझाऊं कि उसके द्वारा कहे गए अपशब्द मेरी आत्मा को छेद कर गए, लेकिन मैं एक मूक दर्शक बना रहा। वो इसीलिए क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम दोनों इस लायक बन जाओगे कि ठाकुर तो क्या, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे ऊपर उंगली उठा सके। अगर तुम वास्तव में अपमान का बदला लेना चाहते हो तो उस ठाकुर को मार कर नहीं, तुम लोग पहले मुझे बड़ा बनकर दिखाओ। यही मेरा बदला है। इस घटना को हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे उत्साह में कभी भी कमी नहीं लाने देगी। और मेरी लाचारी को समझना, आज अगर मैं गुस्से में आकर ठाकुर से बहस करता तो उसमें हमारा ही नुकसान होता। हम लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि हम उससे मार पीट करें। वो लोग हमसे ज़्यादा समर्थ हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मारपीट से किसी भी बात का हल नहीं निकलता है। तुम्हारा साहब बनना ही हमारा सबसे बड़ा बदला होगा। ये कहकर मनोहर चुप हो गया। उसके बाद वहाँ का माहौल शांत हो गया। फिर सभी अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन राम ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो ज़रूर कुछ करके रहेगा। अगले दिन सुबह उठने पर राम को लगा कि जैसे सब कुछ नया है। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हर तरफ नएपन का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है। वो आत्मविश्वास से भर उठा। अब उसे किसी के प्रति ना तो नफरत थी, ना ही घृणा। वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहा था और उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया था। वो अपने भाई के साथ अपने माता पिता के पैर छूकर अपने स्कूल के लिए रवाना हो गया। दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की। खूब मेहनत का नतीजा ये हुआ कि राम अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। अब मोहन का रुझान मेडिकल की तरफ था, तो उसने मेडिकल की ज़बरदस्त तैयारी की और अंत में वो एक डॉक्टर बनने में सफल रहा। उधर राम का सपना एक आईएएस अधिकारी बनने का था। अब राम ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया। अपनी ग्रेजुएशन पूरी होते ही उसने फॉर्म भरा और अपनी मेहनत की बदौलत राम का चयन आईपीएस के लिए हो गया था। इस खुशी को पाकर राम खुशी से झूम उठा। राम अपने गांव वापस आया और अपने माता पिता को सबसे पहले उसने अपनी सफलता की बात बताई। सभी लोग खुशी के मारे झूम उठे। मनोहर का सीना गर्व से फूल गया और उन्होंने राम को गले से लगा लिया
और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब तक ये बात पूरे गांव में फैल गई थी कि मनोहर का लड़का एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी बन गया है और वो गांव में आया है। ये खबर सुनते ही राम से मिलने सभी लोग मनोहर के घर पर आने लगी। जब गांव के ठाकुर ने ये बात सुनी तो वो भी दौड़े चले आए और आते ही राम को गले से लगाकर कहने लगे कि आज तुमने न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया है बल्कि इस गांव का भी मान बढ़ाया है। इसके साथ साथ तुम इस गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हो कि यदि इंसान के मन में आगे बढ़ने की चाहत हो और वो अपनी धुन का पक्का हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मजबूत इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद वहाँ ठाकुर ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से कहा कि तुम्हें मनोहर से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसने घोर गरीबी के बाद भी अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि राम एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी बन गया और मोहन एक डॉक्टर बन गया। मुझे इन दोनों पर बहुत गर्व है। ठाकुर के इस बर्ताव पर राम की आंखें भर आई और उसका गला रूंध गया। राम से कुछ भी बोला नहीं गया, बस उसने बड़ी श्रद्धा के साथ ठाकुर के पांव छू लिए। आज उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आ गई कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी निराशा है। जो उसे पार कर लेता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। राम को समझ में आ गया कि उसने वास्तव में आज अपने अपमान और अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया है। एक समय था जब इसी गांव के लोग उसके माता पिता को बड़ी ही नीची दृष्टि से देखते थे और सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। वो लोग आकर न केवल उसकी बल्कि उसके पिता की भी बढ़ाई कर रहे थे और आज यही लोग ये बताकर खुश हो रहे थे कि इनकी वजह से पूरे गांव का नाम रोशन हो गया। साथ संगत जी, सचमुच अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो और कठिन परिश्रम हो तब इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। आपको ये साखी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।